अरे बाबू साहब, एक बीड़ी जला के दोगे क्या? मैं खुद ले लूँगा, तुम्हें उठ के आने की ज़रूरत नहीं। नहीं दोगे बीड़ी तो तुम आज मारे जाओगे। ट्रेन लमडिंग स्टेशन से छोड़ चुकी थी और बहुत बारिश होने के कारण जितनी भी खिड़की थे उस कंपार्टमेंट में राना ने सारे खिड़कियों को एक एक कर बंद कर दिए। तब ट्रेन कोयले का था और ट्रेन काला काला धुआं छोड़ते हुए दीमापुर की ओर बढ़े जा रहा था। वैसे तो ट्रेन हमेशा ही लेट आती थी, लेकिन उस दिन ट्रेन को आने में कुछ ज़्यादा ही वक्त लग गया। और तभी जब ट्रेन लमडिंग स्टेशन छोड़ चुकी थी, तभी राना ने देखा कि एक इंसान अपने आप को चादर से ढकते हुए उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। राना ने उसे ध्यान से देखा, तभी उसे याद आया कि अरे, जब ट्रेन छोड़ रही थी तब तो ये इंसान यहाँ पे नहीं था, तो अभी ये बारिश के समय खिड़की के सामने क्यों नीचे बैठा हुआ है? कितनी सारी सीट तो खाली है, ये ऊपर में भी तो आके बैठ सकता है। खैर, ट्रेन जब चल रही थी तभी राना ने सोचा कि इस इंसान से कुछ बात किया जाए, क्योंकि वैसे भी 1970s में कितने ही लोग और ट्रैवल करते थे ट्रेन के अंदर। लेकिन तभी जो चीज़ राना ने देखी, ये देखने के बाद उसे ये सफ़र हमेशा याद रहने वाला था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देबोलेना भट्टाचार्य जी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ भूत की सच्ची कहानी यूट्यूब चैनल में। ये कहानी मेरे पिताजी ने मुझे बताई और इस कहानी में आप देखने वाले हैं कि किस तरह राना को एक ऐसा इंसान मिलता है ट्रेन के अंदर, जो तभी नज़र आता है जब ट्रेन के अंदर इक्का दुक्का लोग हो। और 1970s के वक्त ट्रेन के अंदर बिजली होना बहुत बड़ी बात थी। राना उसे जब बात कर ही रहा था, उसी वक्त उस इंसान ने राना से एक बीड़ी जला के देने को कहा। राना ने उसे पहले बोला कि तुम आके सीट में बैठ जाओ, लेकिन वो इंसान सीट में बैठना ही नहीं चाहता था। उसने कहा कि वो जहाँ है वहीं पे वो ठीक है। राना ने बात आगे ना बढ़ाते हुए एक बीड़ी जलाकर उस इंसान को दे दी। लेकिन जब वो बीड़ी जलाकर उस इंसान को देने लगा, तब राना ने कहा कि देखो भाई, अब मुझे तो तुम्हें ये बीड़ी देने के लिए वहाँ तक जाना पड़ेगा और मेरे पास कितना सारा सामान है। तुम यहाँ पे आके क्यों नहीं बैठते? हम दोनों बैठेंगे, बहुत गप्पे मारेंगे और दीमापुर आते आते उतर जाएंगे। इस पर उस इंसान ने कहा कि राना को अपने जगह से हिलने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बीड़ी को ले लेगा। राना ने ये सुनकर पहले बहुत हंसी मजाक उड़ाई, बहुत खिल्ली उड़ाई इस इंसान की और कहने लगा कि तुम कैसे लोगे वहाँ पे बैठे बैठे, तुम तो यहाँ पे आ ही नहीं रहे हो। तभी उस इंसान ने कहा कि क्या तुम देखना चाहते हो कि मैं कैसे करके लेता हूँ? तो ये देखो। ये कहने के साथ ही साथ उसने अपना हाथ लंबा कर राना के हाथों से उस जले हुए बीड़ी को ले लिया और वापस वो हाथ पीछे जाने लगा। ये देखते ही राना की चीख निकल गई और वो वहाँ पे ही बेहोश हो गया। जब दीमापुर स्टेशन आया, तब लोगों ने राना को जब बुलाया, तब राना को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इंसान गया तो गया कहाँ।
क्योंकि बीच में बहुत जगह ट्रेन थमती थी। वो शायद कहीं पे उतर गया होगा, लेकिन इतना तो तय था कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है। या क्या वो इंसान था? ये सवाल राना के मन में घर कर गई। अगले दिन जब वो अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़ने गया, तब राना की मुलाकात मेरे दादी माँ से होती है और तभी उसने दादी माँ को सब कुछ बता दिया। दादी माँ को तो पहले कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन दादी माँ ने राना को भरोसा देते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। उसने तो तुम्हें कोई हानि पहुँचाने की कोशिश तक नहीं की, तो तुम डर क्यों रहे हो? इस पर राना ने कहा कि जब वो लामडिंग से दीमापुर आता है, तब ट्रेन के अंदर अक्सर इंसान रहते ही नहीं हैं, लेकिन इस इंसान को या फिर ये जो भी हो, उसको उस दिन पहली बार तो राना ने नहीं देखा था। कहीं पे तो उसने उसे देखा था, लेकिन ये जो हाथ बढ़ाकर उसके हाथों से बीड़ी लेने का जो ये पूरी जो घटना थी, ये बहुत ही डरावनी थी। राना ने कहा कि घर पहुंचने के बाद उसको बहुत तेज़ बुखार आया और तभी उसकी बीवी ने उसको काढ़ा पिलाया और दवाइयाँ दी, लेकिन वो दृश्य वो कभी भूल नहीं पाएगा। दादी माँ ने उसे हौसला देते हुए कहा कि अगली बार जब तुम जाओगे, तब अपने साथ एक छोटा सा हनुमान चालीसा भी रख लेना। जिसको सुनने के बाद राना ने हामी तो भर दी, लेकिन उसके मन से डर खत्म नहीं हुआ। राना को एक हफ्ते में 3 बार लामडिंग जाना पड़ता था, क्योंकि वो वहाँ से सब्जी खरीदता था और बोरी में भर भर कर वो लामडिंग से दीमापुर तक सब्जी ले आता था और दीमापुर में आके वो सब्जियों को बेचता था, क्योंकि दीमापुर में अक्सर वो अच्छे दामों में अपने सब्जियों को बेच पाता था, जिसके कारण उसका बहुत फ़ायदा होता था। लेकिन इस घटना के बाद अब राना सोच में पड़ गया कि आखिर वो अकेले ट्रेन में कैसे आएगा? कहीं वो इंसान वापस से तो उसे नहीं मिलेगा। क्या वो इंसान है या फिर भूत? ये सोचते सोचते उसका समय फिर आ गया और उसे लामडिंग जाना था। उसने घर में ये बात किसी को बताई तो नहीं, और छुपते छुपाते उसने एक हनुमान चालीसा अपने शर्ट के पॉकेट में डाल दी। सुबह से लेकर शाम तक उसने ढेर सारी सब्जी की खरीदारी की। 1-2 सब्जी तो वहाँ पे ही उसने बेच डाले। और जब वो वापस लामडिंग स्टेशन पहुँचा दीमापुर आने के लिए, फिर से उसी दिन ट्रेन लेट थी। उसे ट्रेन के ऊपर पहली बार बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि शाम होते होते अगर वो दीमापुर पहुंच जाता है तो शायद उसे उस भूत के साथ वापस मुलाकात नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। उसी शाम फिर से ट्रेन लेट हुई और उस दिन ट्रेन कुछ ज़्यादा ही देर के लिए नहीं पहुंची। करीबन 3 घंटे लेट होने के बाद ट्रेन आखिरकार 9:30 बजे स्टेशन में आके हॉर्न बजाने लगी। राना को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि वो उसी कंपार्टमेंट में चढ़ेगा जिसमें बहुत सारे लोग बैठे होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि 1970s के दौर में लोग ज़्यादातर जर्नी करना पसंद नहीं करते थे। ट्रेन बहुत खाली जाती थी। लेकिन उस दिन उसने उसी कंपार्टमेंट में चढ़ना सही समझा जिसमें 4-5 लोग बैठे हुए थे। राना ने सोचा कि आज कुछ नहीं होगा, शायद ये सब लोग एक ना एक तो उसके हमसफ़र बन ही जाएंगे। जब उसने बातचीत करनी शुरू कर दी, तब उसे पता चला कि अरे ये लोग इसके अगले वाले स्टेशन में ही उतरने वाले हैं। ये सोचते हुए उसे फिर से उस दिन का वो दृश्य याद आने लगा जहाँ पे वो चद्दर से ढका हुआ इंसान अपना हाथ लंबा कर उसके हाथों से बीड़ी ले ली। डर के मारे वो अगले ही स्टेशन में उतर जाने की सोच रहा था। राना को डर लगने के कारण वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। उसने सोचा
कि मैं पैदल चला जाऊंगा। फिर एक इंसान ने कहा कि तुम इतने दूर कैसे पैदल जाओगे इतने सारे सामान को लेके। फिर उसने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हनुमान चालीसा है साथ में, जो होगा देखा जाएगा। फिर से ट्रेन के अंदर खामोशी छा गई। बाहर आज थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन बादल बहुत गरज रहे थे। जब वो स्टेशन गुजर गया, धीरे धीरे और ज़्यादा अंधेरा होने लगी कंपार्टमेंट के अंदर। और क्योंकि तब कंपार्टमेंट के अंदर लाइट नहीं होती थी, अगर होती भी थी तो वो कभी कभार ही जलती थी। एकदम से जब बिजली चमकी तब उसने फिर से उसी इंसान को चद्दर से अपना मुंह ढके हुए दरवाजे के पास चुपचाप बैठा हुआ देखा। और इस बार राणा को बहुत डर लगा। उस इंसान को देखने के बाद राणा की मानो हवाइयाँ ही उड़ गई। उसने सोचा चाहे कुछ भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो राणा को मार ही डालेगा या फिर उससे भी बुरा कुछ हो सकता है। ये सब चीज़ें जब राणा सोच ही रहा था, तभी उस इंसान ने वापस राणा से बातचीत करने की कोशिश की। और पहले ही बार में उसने राणा से कहा, क्यों बाबू साहेब, आप डर गए? लेकिन मैं तो आपको डराना नहीं चाहता था। आप डर क्यों गए? मैं तो आपको हमेशा सफ़र करते हुए देखता हूँ। आपसे मैं कुछ कहना भी चाहता हूँ, लेकिन आप तो सुनने को ही राजी नहीं हैं। राणा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने बस इतना सोचा कि जैसे तैसे कर वो दीमापुर पहुंच जाए और ये जो भी हो रहा है उसके साथ, ये सब एक सपना ही हो। लेकिन ये सब कुछ सपना नहीं था, ये सब हकीकत थी। और वो इंसान सच में दरवाजे के सामने बैठा हुआ था। जब राणा ने थोड़ी साहस और हिम्मत जुटाई, तब उसने उस इंसान से पूछा कि आखिर वो कौन है और उसने उस दिन ऐसा कैसे कर लिया। ये सुनने के साथ ही साथ उस इंसान ने, जो अपना मुंह चद्दर से पूरा ढका हुआ था, उसने कहा कि वो श्यामलाल है। जी हाँ, उसका नाम श्यामलाल था और उसकी मौत करीबन आज से 3 महीने पहले हो चुकी थी। वो भी इसी ट्रेन में सफ़र करता था और वो भी सब्ज़ी खरीदता और बेचता था। लेकिन एक दिन बहुत बुरे हादसे के कारण उसकी मौत हो गई। उसको ट्रेन ने धक्का दे दिया था और अभी वो राणा से कुछ कहना चाहता था। राणा को पहले ये सब सुनकर तो बहुत डर लगा। सोचा कि ये तो इंसान है ही नहीं, ये तो कोई साया लगता है। तभी उस साये ने अपने बारे में बताते हुए ये भी कहा कि वो चाहता है कि राणा उसके परिवार से मिले और वो बताए कि उसके जो जमा किए हुए जितने भी पैसे थे वो राणा उसके परिवार को दे दे। पहले तो राणा को कुछ समझ नहीं आया। डर के कारण उसने सोचा वो ये सब कुछ छोड़कर ट्रेन से उतर जाएगा, पर उसको ये बिल्कुल भी याद नहीं था कि ट्रेन तो चल रही थी। उसने जब चलते हुए ट्रेन से कूदने की कोशिश की, तब मानो किसी ने उसे पीछे से रोक लिया। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो ट्रेन से छलांग लगा दे, लेकिन वो ट्रेन से उतर ही नहीं पा रहा था। और कुछ समय बाद किसी ने उसे पीछे से बहुत ज़ोर से खींचकर वापस उसके सीट में उसे बिठा दिया। ये होने के बाद उसने अपना होश खो दिया और जब उसकी आंखें खोली तब उसने देखा 2-3 लोग उसके आसपास थे और कुछ लोग उसके मुंह में पानी छिड़क रहे थे और कुछ लोग बोल भी रहे थे कि जब
इतनी ही परेशानी है और दिक्कत है कि तुम बेहोश हो जाते हो, तो क्या ज़रूरत है ऐसे काम करने की। ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन वो घर को आ गया और अगले दिन वो फिर से मेरी दादी माँ से ये सब कुछ कहने लगा। तब दादी माँ ने उसे समझाया कि वो जो कुछ भी है, आत्मा है या कुछ भी है, वो राणा को मारना नहीं चाहता, वो उसकी मदद चाहता है। तो अगर हो सके तो राणा उसकी मदद कर दे। राणा को तो आखिरकार डर लग ही रहा था, पर उसने इस बार सोचा कि एक कोशिश की जा सकती है और वो वापस से लामडिंग जाने के लिए तैयार हो गया। 2 दिन बाद जब उसे लामडिंग जाना था, तब उसने फिर से खरीदारी की सब्जियों की, और 1-2 सब्जी की बोरी तो उसने वहीं पे बेच डाली थी। वापस से उस दिन ट्रेन बहुत लेट थी और जब ट्रेन लामडिंग स्टेशन में आके रुकी, तब करीबन रात के 10:30 बज चुके थे, यानी कि आज ट्रेन करीबन 4 घंटा लेट थी। राणा एक सुनसान सा कंपार्टमेंट चूज कर उसमें चढ़ गया, अपना सारा सामान लेकर, क्योंकि आज उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस आत्मा से बात करके ही छोड़ेगा। जब उसने अपना शर्ट का पॉकेट चेक किया, तब उसने देखा कि हनुमान चालीसा उसमें बराबर रखा हुआ है। भगवान जी का नाम लेते लेते जब ट्रेन लामडिंग स्टेशन छोड़ चुका था, तब कुछ ही देर बाद उसने वापस से उसी काले चद्दर को देखा और उसने वहां से बुलाया, क्या तुम श्यामलाल हो? अगर तुम श्यामलाल हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। कुछ समय बाद वहां से जवाब आया, शुक्रिया बाबूजी, पर अगर आपको मेरी मदद करनी है तो आपको मेरे पास आके बैठना होगा। आप वहाँ पे बैठेंगे तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। ये बोलते श्यामलाल ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाकर राणा के करीब वो ले गया। राणा ने सोचा कि कुछ भी हो जाए, जब उसे मदद करनी है तो वो श्यामलाल के पास जाके बैठेगा। जब राणा श्यामलाल के पास जाके बैठा, तब धीरे धीरे श्यामलाल ने अपना चद्दर हटा दिया और जो राणा ने देखा वो देखकर आप, मैं या फिर कोई भी इंसान डर के मारे वहां हमारी भी मौत हो सकती है। जी हाँ, मौत हो सकती है। तो राणा ने आखिर क्या देखा? राणा ने देखा कि जब श्यामलाल ने चद्दर अपने मुंह से हटाई तो उसका गला उसके शरीर में नहीं था। ये दृश्य देखने के बाद राणा तो मानो पसीना पसीना हो गया। श्यामलाल ने तब कहा कि जब उसकी मौत हुई थी तब उसका सर कट चुका था और इसी के कारण अब वो बिना सर के घूमता है और इसीलिए वो चद्दर को हमेशा ओढ़े रहता है ताकि कोई भी उसे देख के ना डरे। राणा ने बहुत हिम्मत करके पूछा कि अगर तुम्हारे पास सर नहीं है तो तुमने उस दिन मुझसे बीड़ी क्यों मांगी? इस पर श्यामलाल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बाबूजी, आपको क्या लगता है मुंह, नाक और आंखें सिर्फ सर में ही हो सकती है और किसी जगह पे नहीं? ये सुनने के बाद राणा ने कहा, तो आखिर कहाँ है तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मुंह? तो श्यामलाल ने पूरा चद्दर हटा दिया और उसने दिखाया कि उसकी मुंह, नाक और आंखें उसके सीने में थी। और बंगाली में ऐसे भूतों को कौबंतो बोल के बुलाते हैं। कौबंतो
यानी कि जिसके पास सर ना हो, लेकिन उसके जितने भी चीज़ें हैं जैसे कि आंखें, मुंह और नाक, ये सब कुछ उसके सीने में होती है। राणा ने जैसे तैसे कर अपने आप को संभाला और श्यामलाल से उसके संपत्ति के बारे में सब इंफॉर्मेशन ली और उसने डिसाइड किया कि वो अगले ही दिन जाकर उसकी बीवी और बच्चों को उसके जितने भी पैसे हैं सबके बारे में बता देगा। श्यामलाल ने ये भी कहा कि उसने ये सब पहले इसलिए राणा से नहीं कहा या नहीं दिखाया क्योंकि वो पूरी श्योर नहीं था कि राणा उसकी मदद करेगा ये सब देखने के बाद। लेकिन तभी राणा ने कहा कि वो ये सब देने के बाद आखिर उसकी आत्मा को कैसे मुक्ति दिला सकता है। श्यामलाल ने हंसते हुए राणा से कहा कि उसकी मृत्यु जैसे हुई थी ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, इसी के कारण उसमें बहुत सारे दोष लग चुके हैं। पहले ये सब दोष को काट कर उसे मुक्त करना पड़ेगा, तभी उसका श्राद्ध किया जा सकता है। राणा अगले ही दिन जाकर उसके पत्नी और उसके बच्चों को उन सब संपत्तियों के बारे में जानकारी दी और उसकी मौत के बारे में भी कहा। इस पर उसकी पत्नी फूट फूट कर पहले बहुत रोई। इसके बाद सब ने मिलकर श्यामलाल का क्रियाक्रम करने के बारे में सोचा। जब श्यामलाल का क्रियाक्रम हो गया, इसके बाद भी राणा उस ट्रेन में हमेशा सफ़र करता था, लेकिन उस दिन के बाद उसे श्यामलाल कभी नहीं दिखा। राणा को बहुत तसल्ली हुई और उसने मेरी दादी माँ से ये भी कहा कि उसे बहुत अच्छा लगा कि आज श्यामलाल की आत्मा को शांति मिल चुकी है। दोस्तों, हम जैसे भगवान को मानते हैं वैसे भूतों में भी भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से भूत होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अगर आपको लगा कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, ये भी आप लिखिएगा। जैसा भी लगे कहानी लिखिएगा ज़रूर हमें। और हाँ, अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमें आप लिख सकते हैं www.bhootkisachikahani.com पर। BHOOT भूत KI सच्ची SACCHI सच्ची कहानी KAHAANI.com पर, या फिर आप हमें DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है भूत की सच्ची कहानी और इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अरे बाबू साहब, एक बीड़ी जला के दोगे क्या? मैं खुद ले लूँगा, तुम्हें उठ के आने की ज़रूरत नहीं। नहीं दोगे बीड़ी तो तुम आज मारे जाओगे। ट्रेन लमडिंग स्टेशन से छोड़ चुकी थी और बहुत बारिश होने के कारण जितनी भी खिड़की थे उस कंपार्टमेंट में राणा ने सारे खिड़कियों को एक एक कर बंद कर दिए। तब ट्रेन कोयले का था और ट्रेन काला काला धुआं छोड़ते हुए दीमापुर की ओर बढ़े जा रहा था। वैसे तो ट्रेन हमेशा ही लेट आती थी, लेकिन उस दिन ट्रेन को आने में कुछ ज़्यादा ही वक्त लग गया। और तभी जब ट्रेन लमडिंग स्टेशन छोड़ चुकी थी, तभी राणा ने देखा कि एक इंसान अपने आप को चादर से ढकते हुए उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। राणा ने उसे ध्यान से देखा, तभी उसे याद आया कि अरे, जब ट्रेन छोड़ रही थी तब तो ये इंसान यहाँ पे नहीं था।
तो अभी ये बारिश के समय खिड़की के सामने क्यों नीचे बैठा हुआ है? कितनी सारी सीट तो खाली है, ये ऊपर में भी तो आके बैठ सकता है। खैर, ट्रेन जब चल रही थी तभी राणा ने सोचा कि इस इंसान से कुछ बात किया जाए, क्योंकि वैसे भी 1970s में कितने ही लोग और ट्रैवल करते थे ट्रेन के अंदर। लेकिन तभी जो चीज़ राणा ने देखी, ये देखने के बाद उसे ये सफ़र हमेशा याद रहने वाला था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देवोलेना भट्टाचार्य जी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ भूत की सच्ची कहानी यूट्यूब चैनल में। ये कहानी मेरे पिताजी ने मुझे बताई और इस कहानी में आप देखने वाले हैं कि किस तरह राणा को एक ऐसा इंसान मिलता है ट्रेन के अंदर जो तभी नज़र आता है जब ट्रेन के अंदर इक्का दुक्का लोग हो। और 1970s के वक्त ट्रेन के अंदर बिजली होना बहुत बड़ी बात थी। राणा उससे जब बात कर ही रहा था, उसी वक्त उस इंसान ने राणा से एक बीड़ी जला के देने को कहा। राणा ने उसे पहले बोला कि तुम आके सीट में बैठ जाओ, लेकिन वो इंसान सीट में बैठना ही नहीं चाहता था। उसने कहा कि वो जहाँ है वहीं पे वो ठीक है। राणा ने बात आगे ना बढ़ाते हुए एक बीड़ी जलाकर उस इंसान को दे दी। लेकिन जब वो बीड़ी जलाकर उस इंसान को देने लगा, तब राणा ने कहा कि देखो भाई, अब मुझे तो तुम्हें ये बीड़ी देने के लिए वहाँ तक जाना पड़ेगा और मेरे पास कितना सारा सामान है। तुम यहाँ पे आके क्यों नहीं बैठते? हम दोनों बैठेंगे, बहुत गप्पे मारेंगे और दीमापुर आते आते उतर जाएंगे। इस पर उस इंसान ने कहा कि राणा को अपने जगह से हिलने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बीड़ी को ले लेगा। राणा ने ये सुनकर पहले बहुत हंसी मजाक उड़ाई, बहुत खिल्ली उड़ाई इस इंसान की और कहने लगा कि तुम कैसे लोगे वहाँ पे बैठे बैठे, तुम तो यहाँ पे आ ही नहीं रहे हो। तभी उस इंसान ने कहा कि क्या तुम देखना चाहते हो कि मैं कैसे करके लेता हूँ? तो ये देखो। ये कहने के साथ ही साथ उसने अपना हाथ लंबा कर राणा के हाथों से उस जले हुए बीड़ी को ले लिया और वापस वो हाथ पीछे जाने लगा। ये देखते ही राणा की चीख निकल गई और वो वहाँ पे ही बेहोश हो गया। जब दीमापुर स्टेशन आया, तब लोगों ने राणा को जब बुलाया, तब राणा को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इंसान गया तो गया कहाँ, क्योंकि बीच में बहुत जगह ट्रेन थमती थी। वो शायद कहीं पे उतर गया होगा, लेकिन इतना तो तय था कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है। या क्या वो इंसान था? ये सवाल राणा के मन में घर कर गई। अगले दिन जब वो अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़ने गया, तब राणा की मुलाकात मेरे दादी माँ से होती है और तभी उसने दादी माँ को सब कुछ बता दिया। दादी माँ को तो पहले कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन दादी माँ ने राणा को भरोसा देते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, उसने तो तुम्हें कोई हानि पहुँचाने की कोशिश तक नहीं की, तो तुम डर क्यों रहे हो? इस पर राणा ने कहा कि जब वो लामडिंग से दीमापुर आता है, तब ट्रेन के अंदर अक्सर इंसान रहते ही नहीं हैं, लेकिन इस इंसान को या फिर ये जो भी हो, उसको उस दिन पहली बार तो राणा ने नहीं देखा था। कहीं पे तो उसने उसे देखा था, लेकिन ये जो हाथ बढ़ाकर उसके हाथों से बीड़ी लेने का जो ये पूरी जो घटना थी, ये बहुत ही डरावनी थी। राणा ने कहा कि घर पहुंचने के बाद उसको बहुत तेज़ बुखार आया और तभी उसकी बीवी ने उसको काढ़ा पिलाया और दवाइयाँ दी, लेकिन वो दृश्य वो कभी भूल नहीं पाएगा।
दादी माँ ने उसे हौसला देते हुए कहा कि अगली बार जब तुम जाओगे तब अपने साथ एक छोटा सा हनुमान चालीसा भी रख लेना। जिसको सुनने के बाद राणा ने हामी तो भर दी, लेकिन उसके मन से डर खत्म नहीं हुआ। राणा को एक हफ्ते में 3 बार लामडिंग जाना पड़ता था, क्योंकि वो वहाँ से सब्जी खरीदता था और बोरी में भर भर कर वो लामडिंग से दीमापुर तक सब्जी ले आता था और दीमापुर में आके वो सब्जियों को बेचता था, क्योंकि दीमापुर में अक्सर वो अच्छे दामों में अपने सब्जियों को बेच पाता था, जिसके कारण उसका बहुत फ़ायदा होता था। लेकिन इस घटना के बाद अब राणा सोच में पड़ गया कि आखिर वो अकेले ट्रेन में कैसे आएगा, कहीं वो इंसान वापस से तो उसे नहीं मिलेगा। क्या वो इंसान है या फिर भूत? ये सोचते सोचते उसका समय फिर आ गया और उसे लामडिंग जाना था। उसने घर में ये बात किसी को बताई तो नहीं और छुपते छुपाते उसने एक हनुमान चालीसा अपने शर्ट के पॉकेट में डाल दी। सुबह से लेकर शाम तक उसने ढेर सारी सब्जी की खरीदारी की। 1-2 सब्जी तो वहाँ पे ही उसने बेच डाले। और जब वो वापस लामडिंग स्टेशन पहुंचा दीमापुर आने के लिए, फिर से उसी दिन ट्रेन लेट थी। उसे ट्रेन के ऊपर पहली बार बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि शाम होते होते अगर वो दीमापुर पहुंच जाता है तो शायद उसे उस भूत के साथ वापस मुलाकात नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। उसी शाम फिर से ट्रेन लेट हुई और उस दिन ट्रेन कुछ ज़्यादा ही देर के लिए नहीं पहुंची। करीबन 3 घंटे लेट होने के बाद ट्रेन आखिरकार 9:30 बजे स्टेशन में आके हॉर्न बजाने लगी। राणा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि वो उसी कंपार्टमेंट में चढ़ेगा जिसमें बहुत सारे लोग बैठे होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि 1970s के दौर में लोग ज़्यादातर जर्नी करना पसंद नहीं करते थे। ट्रेन बहुत खाली जाती थी। लेकिन उस दिन उसने उसी कंपार्टमेंट में चढ़ना सही समझा जिसमें 4-5 लोग बैठे हुए थे। राणा ने सोचा कि आज कुछ नहीं होगा, शायद ये सब लोग एक ना एक तो उसके हमसफ़र बन ही जाएंगे। जब उसने बातचीत करनी शुरू कर दी तब उसे पता चला कि अरे ये लोग इसके अगले वाले स्टेशन में ही उतरने वाले हैं। ये सोचते हुए उसे फिर से उस दिन का वो दृश्य याद आने लगा जहाँ पे वो चद्दर से ढका हुआ इंसान अपना हाथ लंबा कर उसके हाथों से बीड़ी ले ली। डर के मारे वो अगले ही स्टेशन में उतर जाने की सोच रहा था। राणा को डर लगने के कारण वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि मैं पैदल चला जाऊंगा। फिर एक इंसान ने कहा कि तुम इतने दूर कैसे पैदल जाओगे इतने सारे सामान को लेके। फिर उसने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हनुमान चालीसा है साथ में, जो होगा देखा जाएगा। फिर से ट्रेन के अंदर खामोशी छा गई। बाहर आज थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन बादल बहुत गरज रहे थे। जब वो स्टेशन गुजर गया, धीरे धीरे और ज़्यादा अंधेरा होने लगी कंपार्टमेंट के अंदर। और क्योंकि तब कंपार्टमेंट के अंदर लाइट नहीं होती थी, अगर होती भी थी तो वो कभी कभार ही जलती थी। एकदम से जब बिजली चमकी तब उसने फिर से उसी इंसान को चद्दर से अपना मुंह ढके हुए दरवाजे के पास चुपचाप बैठा हुआ देखा। और इस बार राणा को बहुत डर लगा। उस इंसान को देखने के बाद राणा की मानो हवाइयाँ ही उड़ गई। उसने सोचा चाहे कुछ भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो राणा को मार ही डालेगा या फिर उससे भी बुरा कुछ हो सकता है। ये सब चीज़ें जब राणा सोच ही रहा था, तभी उस इंसान ने वापस राणा से बातचीत करने की कोशिश की और पहले ही बार में उसने राणा से कहा, क्यों बाबू साहेब,
आप डर गए, लेकिन मैं तो आपको डराना नहीं चाहता था। आप डर क्यों गए? मैं तो आपको हमेशा सफ़र करते हुए देखता हूँ। आपसे मैं कुछ कहना भी चाहता हूँ, लेकिन आप तो सुनने को ही राज़ी नहीं हैं। राणा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने बस इतना सोचा कि जैसे तैसे कर वो दीमापुर पहुंच जाए और ये जो भी हो रहा है उसके साथ, ये सब एक सपना ही हो। लेकिन ये सब कुछ सपना नहीं था, ये सब हकीकत थी। और वो इंसान सच में दरवाजे के सामने बैठा हुआ था। जब राणा ने थोड़ी साहस और हिम्मत जुटाई, तब उसने उस इंसान से पूछा कि आखिर वो कौन है और उसने उस दिन ऐसा कैसे कर लिया। ये सुनने के साथ ही साथ उस इंसान ने, जो अपना मुंह चद्दर से पूरा ढका हुआ था, उसने कहा कि वो श्यामलाल है। जी हाँ, उसका नाम श्यामलाल था और उसकी मौत करीबन आज से 3 महीने पहले हो चुकी थी। वो भी इसी ट्रेन में सफ़र करता था और वो भी सब्ज़ी खरीदता और बेचता था। लेकिन एक दिन बहुत बुरे हादसे के कारण उसकी मौत हो गई। उसको ट्रेन ने धक्का दे दिया था और अभी वो राणा से कुछ कहना चाहता था। राणा को पहले ये सब सुनकर तो बहुत डर लगा। सोचा कि ये तो इंसान है ही नहीं, ये तो कोई साया लगता है। तभी उस साये ने अपने बारे में बताते हुए ये भी कहा कि वो चाहता है कि राणा उसके परिवार से मिले और वो बताए कि उसके जो जमा किए हुए जितने भी पैसे थे वो राणा उसके परिवार को दे दे। पहले तो राणा को कुछ समझ नहीं आया। डर के कारण उसने सोचा वो ये सब कुछ छोड़कर ट्रेन से उतर जाएगा, पर उसको ये बिल्कुल भी याद नहीं था कि ट्रेन तो चल रही थी। उसने जब चलते हुए ट्रेन से कूदने की कोशिश की, तब मानो किसी ने उसे पीछे से रोक लिया। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो ट्रेन से छलांग लगा दे, लेकिन वो ट्रेन से उतर ही नहीं पा रहा था। और कुछ समय बाद किसी ने उसे पीछे से बहुत ज़ोर से खींचकर वापस उसके सीट में उसे बिठा दिया। ये होने के बाद उसने अपना होश खो दिया और जब उसकी आंखें खोली तब उसने देखा 2-3 लोग उसके आसपास थे और कुछ लोग उसके मुंह में पानी छिड़क रहे थे और कुछ लोग बोल भी रहे थे कि जब इतनी ही परेशानी है और दिक्कत है कि तुम बेहोश हो जाते हो तो क्या ज़रूरत है ऐसे काम करने की। ये सब कुछ तो हुआ, लेकिन वो घर को आ गया और अगले दिन वो फिर से मेरी दादी माँ से ये सब कुछ कहने लगा। तब दादी माँ ने उसे समझाया कि वो जो कुछ भी है, आत्मा है या कुछ भी है, वो राणा को मारना नहीं चाहता, वो उसकी मदद चाहता है। तो अगर हो सके तो राणा उसकी मदद कर दे। राणा को तो आखिरकार डर लग ही रहा था, पर उसने इस बार सोचा कि एक कोशिश की जा सकती है और वो वापस से लामडिंग जाने के लिए तैयार हो गया। 2 दिन बाद जब उसे लामडिंग जाना था, तब उसने फिर से खरीदारी की सब्जियों की और 1-2 सब्जी की बोरी तो उसने वहीं पे बेच डाली थी। वापस से उस दिन ट्रेन बहुत लेट थी और जब ट्रेन लामडिंग स्टेशन में आके रुकी तब करीबन रात के 10:30 बज चुके थे, यानी कि आज ट्रेन करीबन 4 घंटा लेट थी। राणा एक सुनसान सा कंपार्टमेंट चूज कर उसमें चढ़ गया अपना सारा सामान लेकर, क्योंकि आज उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस आत्मा से बात करके ही छोड़ेगा। जब उसने अपना शर्ट का पॉकेट चेक किया तब उसने देखा कि हनुमान चालीसा उसमें
बराबर रखा हुआ है। भगवान जी का नाम लेते लेते जब ट्रेन लमडिंग स्टेशन छोड़ चुका था, तब कुछ ही देर बाद उसने वापस से उसी काले चद्दर को देखा और उसने वहां से बुलाया, क्या तुम श्यामलाल हो? अगर तुम श्यामलाल हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। कुछ समय बाद वहां से जवाब आया, शुक्रिया बाबूजी, पर अगर आपको मेरी मदद करनी है तो आपको मेरे पास आके बैठना होगा। आप वहां पे बैठेंगे तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। ये बोलते श्यामलाल ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाकर राणा के करीब वो ले गया। राणा ने सोचा कि कुछ भी हो जाए, जब उसे मदद करनी है तो वो श्यामलाल के पास जाके बैठेगा। जब राणा श्यामलाल के पास जाके बैठा, तब धीरे धीरे श्यामलाल ने अपना चद्दर हटा दिया और जो राणा ने देखा वो देखकर आप, मैं या फिर कोई भी इंसान डर के मारे वहां हमारी भी मौत हो सकती है। जी हाँ, मौत हो सकती है। तो राणा ने आखिर क्या देखा? राणा ने देखा कि जब श्यामलाल ने चद्दर अपने मुंह से हटाई तो उसका गला उसके शरीर में नहीं था। ये दृश्य देखने के बाद राणा तो मानो पसीना पसीना हो गया। श्यामलाल ने तब कहा कि जब उसकी मौत हुई थी तब उसका सर कट चुका था और इसी के कारण अब वो बिना सर के घूमता है और इसीलिए वो चद्दर को हमेशा ओढ़े रहता है ताकि कोई भी उसे देख के ना डरे। राणा ने बहुत हिम्मत करके पूछा कि अगर तुम्हारे पास सर नहीं है तो तुमने उस दिन मुझसे बीड़ी क्यों मांगी? इस पर श्यामलाल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बाबूजी, आपको क्या लगता है मुंह, नाक और आंखें सिर्फ सर में ही हो सकती है और किसी जगह पे नहीं? ये सुनने के बाद राणा ने कहा, तो आखिर कहाँ है तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मुंह? तो श्यामलाल ने पूरा चद्दर हटा दिया और उसने दिखाया कि उसकी मुंह, नाक और आंखें उसके सीने में थी। और बंगाली में ऐसे भूतों को कौबंतो बोल के बुलाते हैं। कौबंतो यानी कि जिसके पास सर ना हो लेकिन उसके जितने भी चीज़ें हैं जैसे कि आंखें, मुंह और नाक, ये सब कुछ उसके सीने में होती है। राणा ने जैसे तैसे कर अपने आप को संभाला और श्यामलाल से उसके संपत्ति के बारे में सब इंफॉर्मेशन ली और उसने डिसाइड किया कि वो अगले ही दिन जाकर उसकी बीवी और बच्चों को उसके जितने भी पैसे हैं सबके बारे में बता देगा। श्यामलाल ने ये भी कहा कि उसने ये सब पहले इसलिए राणा से नहीं कहा या नहीं दिखाया क्योंकि वो पूरी श्योर नहीं था कि राणा उसकी मदद करेगा ये सब देखने के बाद। लेकिन तभी राणा ने कहा कि वो ये सब देने के बाद आखिर उसकी आत्मा को कैसे मुक्ति दिला सकता है। श्यामलाल ने हंसते हुए राणा से कहा कि उसकी मृत्यु जैसे हुई थी ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, इसी के कारण उसमें बहुत सारे दोष लग चुके हैं। पहले ये सब दोष को काट कर उसे मुक्त करना पड़ेगा, तभी उसका श्राद्ध किया जा सकता है। राणा अगले ही दिन जाकर उसके पत्नी और उसके बच्चों को उन सब संपत्तियों के बारे में जानकारी दी और उसकी मौत के बारे में भी कहा। इस पर उसकी पत्नी फूट फूट कर पहले बहुत रोई। इसके बाद सब ने मिलकर श्यामलाल का क्रियाक्रम करने के बारे में सोचा।
जब श्यामलाल का क्रियाक्रम हो गया, इसके बाद भी राणा उस ट्रेन में हमेशा सफ़र करता था, लेकिन उस दिन के बाद उसे श्यामलाल कभी नहीं दिखा। राणा को बहुत तसल्ली हुई और उसने मेरी दादी माँ से ये भी कहा कि उसे बहुत अच्छा लगा कि आज श्यामलाल की आत्मा को शांति मिल चुकी है। दोस्तों, हम जैसे भगवान को मानते हैं, वैसे भूतों में भी भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से भूत होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अगर आपको लगा कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, ये भी आप लिखिएगा। जैसा भी लगे कहानी लिखिएगा ज़रूर हमें। और हाँ, अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमें आप लिख सकते हैं www.bhootkisachikahani.com पर। BHOOT भूत KI सच्ची SACCHI सच्ची कहानी KAHAANI.com पर, या फिर आप हमें DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है भूत की सच्ची कहानी, और इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।